हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल के क्लास में हमने टीजीटी 2016 का पेपर सॉल्व करना शुरू किया था। हमने 62 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, हस्तलेख समस्या को यह कहते हैं। तो इसके पहले मैंने बताया था कि किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले प्रश्न को अपने तरीके से समझ लेना चाहिए, फिर उसका जवाब देना चाहिए। तो इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि हस्तलेख तो लिखने की समस्या, हस्तलेख समस्या लिखने में जो समस्या उत्पन्न होती है किसी भी व्यक्ति को, तो उसको क्या कहते हैं? उसे अप्रेक्सिया कहेंगे या डिस्ग्राफिया कहेंगे या डिस्प्रोसोडी या डिस्प्रोसोडी, या कोई बीमारी होती ही नहीं है, या ऑटिज्म कहेंगे। तो अप्रेजिया बीमारी होती है, अप्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया भी होती है, लेकिन जो हस्तलेख समस्या होती है वह डिस्ग्राफिया होती है। इसमें कोई भी बालक या व्यक्ति को लिखने में समस्या उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर होगा डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट है, प्रसव के बाद 2-3 दिन तक जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ स्तन से स्रावित होता है वह क्या होता है? वह दूध होता है, या स्टेरॉइड होता है, या कोलेस्ट्रॉल होता है, या कोलेस्ट्रम होता है, जिसको खीस भी बोलते हैं, खीस। तो जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसके तुरंत बाद 2 से 3 दिनों के अंदर पीला रक्त उनके बॉडी से, उनके ब्रेस्ट से पीला रंग का स्राव होता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। यहाँ कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रम में कंफ्यूजन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, तो इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रॉल तो ये हमारे खून में होता है, हमारे बॉडी में, यह हानिकारक होता है बॉडी के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा कोलेस्ट्रम, खीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरे के प्रतिरक्षण करने की आयु है। इस प्रश्न का मतलब है कि खसरे का टीका कितने वर्ष की आयु में लगाया जाता है, या किसी भी व्यक्ति को या बालक को खसरे का टीका बालक को ही लगाया जाता है, तो कितने उम्र में लगाना चाहिए? तो खसरे का टीका जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए, या 5 महीने पर, या 9 महीने पर, या 12 महीने पर। तो खसरे का प्रथम टीका जो लगता है वह 9 महीने के अंतराल पर लगता है। जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है तो खसरे का प्रथम टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका लगाने की आयु है। बीसीजी का टीका किस आयु में लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद, या 3 महीने के बाद, या 5 महीने के बाद, या 6 महीने के बाद। तो बीसीजी का टीका और डीपीटी का टीका जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द विजुअल हैंडीकैप, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, यह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, देहरादून में, मुंबई में, या कोलकाता में? तो यह जो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान है वह देहरादून में स्थित है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, दृष्टिबाधित देहरादून, दोनों द से है, तो इस ट्रिक को अपना के याद कर सकते हैं, देहरादून और दृष्टिबाधित। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एड्स डे, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, 16 अक्टूबर को, 1 दिसंबर को, या 24 दिसंबर को? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 8 मार्च, 14 अप्रैल, या 6 मई को? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल क्या है? हल्दी में एक वर्णक उपस्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीफिनॉल, आइसोफ्लेवोनाइड्स, फ्लेवोनाइड्स, या करक्यूमिन? तो हल्दी में जो वर्णक होता है जिसके कारण हल्दी का पीलापन होता है वह करक्यूमिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, अतिसार, जिसको दस्त बोलते हैं। दस्त में जो आहार प्रस्तावित है वह है, प्रश्न का सीधा साधा अर्थ है कि अतिसार में कौन सा आहार हमें अतिसार के रोगी को देना चाहिए?
कम रेशा युक्त, ज़्यादा रेशा युक्त, प्रोटीन से भरपूर या वसा से भरपूर। तो अतिसार जो होता है, दस्त, जिसमें दस्त होता है, तो उसमें हमें पानी की कमी हो जाती है अतिसार रोग में, क्योंकि सारा जो बॉडी का जो मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण, वो सारे निकल जाते हैं दस्त के थ्रू। इसलिए इसमें कम रेशा युक्त भोजन देना चाहिए। प्रोटीन से भरपूर, यह ऑप्शन नहीं होगा। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ देना चाहिए, लेकिन प्रोटीन से भरपूर नहीं देना चाहिए। ज़्यादा रेशा युक्त भी नहीं देना चाहिए और वसा से भरपूर भी नहीं देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा कम फाइबर युक्त, कम रेशा युक्त। नेक्स्ट है डैश एक मोटे व्यक्ति के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। एक मोटे व्यक्ति के लिए को कैसा आहार देना चाहिए? लहसुन या ब्रेड युक्त, जो ब्रेड आता है गार्लिक युक्त, उसको देना चाहिए, या बनाना केले की पुडिंग देना चाहिए, या मैक्रोनी की सलाद देना चाहिए, या वेजिटेबल सब्जियों का सलाद देना चाहिए। जो एक मोटा व्यक्ति होता है, उसके बॉडी में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, उसके कारण उसको मोटापा हो जाता है। और भी पोषक तत्वों की बढ़ोतरी हो जाती है, फैट, विटामिन, कार्बोज। इसलिए उन व्यक्तियों को सलाद, वेजिटेबल सब्जियों का सलाद देने की सलाह दी जाती है, जिससे उन्हें मिनरल्स और विटामिन मिले, कार्बोज ना मिले। इसका राइट आंसर होगा वेजिटेबल। चुकंदर में पाया जाने वाला वड़क है। चुकंदर में कौन सा वड़क पाया जाता है जो उसके रंग का जिम्मेदार होता है? एंथोजेंथिन या विटालिन या लाइकोपिन या क्लोरोफिल। तो चुकंदर में जो वड़क होता है, जिसके कारण उसका रंग होता है, वह विटालिन्स के कारण होता है। और लाइकोपिन टमाटर और स्ट्रॉबेरी में होता है। क्लोरोफिल सब्जियों में, हरे घास में होता है, जिसके वजह से उनका रंग हरा रहता है। और लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। एंथोजेंथिन यह पीले मक्के और गाजर में होता है, जिसके कारण नारंगी होता है उनका कलर। नेक्स्ट है दूध पाश्चुरीकरण का HTST तरीका क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। तो दूध को पाश्चुरीकरण हम दो तरीके से करते हैं, एक HTST, एक LTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम और लो टेम्परेचर हाई टाइम पे। तो इसमें हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 72 डिग्री पर 15 सेकंड के लिए करते हैं। और आ जाएगा लो टेम्परेचर हाई टाइम, तो उसके लिए 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए करते हैं। 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है चपाती को पकाते समय उसका भूरा रंग होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका सीधा साधा अर्थ है कि जब हम रोटी या चपाती को, जिसको रोटी को चपाती ही बोलते हैं, पकाते हैं तो वह सफ़ेद से भूरा हो जाता है। वह क्रिया क्या कहलाती है? किसके कारण होता है? क्या परिवर्तन होता है? जिलाइटिनाइजेशन होता है, या कैरेमलाइजेशन होता है, या ड्रैक्सटिनाइजेशन होता है, या फर्मेंटेशन होता है? तो जिलेटिनाइजेशन या अनाजों में होता है। कैरेमलाइजेशन या चीनी को ताप पर या आंच पर पकाने पर होता है। और फर्मेंटेशन, जिसको खमीरीकरण बोलते हैं, या दूध का दही जो बनता है वह खमीरीकृत होता है। या आटे को गूंथ के या मैदे को गूंथ के रख देंगे कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक, उसमें खमीर उत्पन्न हो जाता है, जिससे ब्रेड बनाया जाता है। तो यह खमीरीकरण अनाजों में ही होता है। तो राइट आंसर इसका होगा डेक्सटिनाइजेशन। यह स्पेशली रोटी में ही होता है, अनाजों में। जब अनाज को पकाते हैं, रोटी को, चपाती को, तो उसका रंग भूरा हो जाता है। नेक्स्ट है सलाइवा, या जिसको लार बोलते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? माल्टोज या अमाइलेज या सुक्रोज या लैक्टोज? तो लार में एमाइलेज पाया जाता है, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं। एमाइलेज को टाइलिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मूफा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जो मूफा होता है वह मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। यह सबसे अच्छा होता है। इसको असंतृप्त वसा के अंतर्गत लाया जाता है। यह असुरक्षित वसा होता है हमारे लिए। यह सोया तेल में पाया जाता है, या मूंगफली के तेल में, या नारियल के तेल में, या मकई के तेल में?
तो मूंगफा का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वह मूंगफली का तेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR 2010 के अनुसार, यह डाटा अब मुझे हमें नहीं याद रखना है 2010, अब हमें ICMR या RDA 2020 का डाटा याद रखना है, RDA 2020। तो ICMR 2020 के अनुसार एक वयस्क आदमी के लिए जस्ता की RDA प्रस्तावित मात्रा कितनी होती है? तो वर्तमान में जो RDA की जिंक RDA के अनुसार जिंक की जो मात्रा है, प्रस्तावित मात्रा, एक पुरुष के लिए 17 माइक्रोग्राम है और एक महिला के लिए 13.2 माइक्रोग्राम है। एक पुरुष के लिए 17 माइक्रोग्राम और एक सामान्य महिला के लिए 13.2 माइक्रोग्राम मात्रा प्रस्तावित की गई है। तो हम RDA 2020 के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे, 17 माइक्रोग्राम होगा। नेक्स्ट है एक एंटीऑक्सीडेंट है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट है? थायमिन है, B12 है, विटामिन ई है या के है? तो एंटीऑक्सीडेंट 3 ही विटामिन होते हैं, विटामिन ए, सी और ई। ऑप्शन में क्या है? विटामिन ई है, तो विटामिन ई होगा। नेक्स्ट है कॉर्नियल जीरोसिस, जिसको सूखापन बोलते हैं, डैश की कमी का एक रोग विषयक चिन्ह है। जो कॉर्नियल जीरोसिस होता है वह किसकी कमी से होता है, इसको बताना है, विटामिन ए की या बी की या सी की या डी की। तो जो कॉर्नियल जीरोसिस होता है आँखों में होता है और आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो सूख जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए, या कॉर्नियल जीरोसिस विटामिन ए के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट है ताप की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा परिवर्तन दिखाने वाला विटामिन कौन सा है? इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि जब हम किसी भोज्य पदार्थ को पकाते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन है जो पहले नष्ट हो जाता है, विटामिन ए या सी या विटामिन ई या बीटा कैरोटीन? तो जब हम भोजन को पकाते हैं तो सर्वप्रथम विटामिन सी नष्ट होता है हमारे भोजन में। अगर हम किसी भी पदार्थ को फ्राई कर रहे हैं तो उसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा नष्ट हो जाता है, सबसे ज़्यादा नहीं, यही विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन सी ही। और कुछ मात्रा में विटामिन बी भी नष्ट हो जाता है। तो ताप की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा परिवर्तन विटामिन सी ही दिखाता है। नेक्स्ट है डैश का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, किसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है? जीवाणु का, फफूंद का, खमीर का या मोल्ड का? तो ब्रेड बनाने में खमीर का प्रयोग किया जाता है, खमीर से ही फर्मेंटेशन होता है ब्रेड, आटे का या मैदे का, फिर उससे ब्रेड बनाया जाता है। टेम्फे, टेम्फे किसका बना होता है? चना से, सोयाबीन से, राजमा से या लोबिया या चावला से? लोबिया को चावला भी बोलते हैं। तो जो टेम्फे होता है वह सोयाबीन से बनाया जाता है। आजकल टेम्फे पनीर भी मिलता है मार्केट में, टेम्फे सोयाबीन से टेम्फे पनीर बनाया जाता है। मिर्ची पाउडर में पाया जाने वाला मिलावटी तत्व है, मतलब मिलावट, मिर्ची में किस पदार्थ को मिलाकर उसमें मिलावट की जाती है? चिकोरी मिलाया जाता है या चाक या खड़िया पाउडर मिलाया जाता है या इमली का पाउडर या ईंट का पाउडर? तो मिर्ची पाउडर में ईंट का पाउडर मिलाया जाता है। नेक्स्ट है खेसारी दाल को मिलावटी तत्व के रूप में किस में मिलाया जाता है? जो कि खेसारी दाल होता है उसको किस में मिलाया जाता है? अरहर की दाल में, मैदा में, दलिया में या मूंगफली में? तो जो खेसारी दाल होता है जो हमारे लिए हानिकारक होता है, इसको इसका सेवन करने से व्यक्ति पूर्ण रूप से अंधा हो जाता है। जिस इसका लगातार सेवन करेंगे तो व्यक्ति पूर्ण रूप से अंधा हो जाता है। खेसारी दाल की मिलावट अरहर की दाल में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में मिलावट की जाती है, दूध में किसकी मिलावट की जाती है? अर्जिमोन तेल की या चाक की या स्टार्च या मांड की या टेल्कम पाउडर की? तो अर्जिमोन तेल की मिलावट सरसों के तेल में की जाती है, स्टार्च की मिलावट दूध में की जाती है। नेक्स्ट है जब पिघले हुए घी में HCl अम्ल शक्कर के साथ मिलाया जाए और उसका रंग डैश हो जाए तो यह दर्शाता है कि घी में वनस्पति तेल की मिलावट होती है। इसका सीधा साधा अर्थ है जब हम घी में मिलावट की जांच करते हैं
तो उसमें हम कुछ बूंदे HCl की डाल देते हैं पिघले हुए घी में। पिघले हुए घी में हम HCl की कुछ बूंदे डाल देते हैं। अगर घी में मिलावट है तो घी का कलर गहरा लाल रंग का हो जाता है। अगर मिलावट नहीं होगी तो इसका कलर चेंज नहीं होता है, तो ये इसका कलर गहरा लाल हो जाता है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? एक सामान्य मनुष्य के शरीर में जल का कितना प्रतिशत पाया जाता है या होता है? 50 से 60, 60 से 70, या 70 से 80, या 80 से 85। तो इसका राइट आंसर होगा 60 से 70% जल हमारे बॉडी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा की लगभग कितना ऊर्जा प्रदान करता है? एक सामान्य व्यक्ति का पूछ रहा है। तो एक सामान्य व्यक्ति अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट का 60% मात्रा लेता है। स्कूल में बच्चों को आहार प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम कौन सा है? ICDS है, या पूरक भोजन कार्यक्रम है, या मिड डे मील है, या न्यूट्रिशन मील प्रोग्राम है? तो दुनिया का पूछ रहा है, ना कि भारत का। तो दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम योजना होती है, समेकित बाल विकास योजना। और भारत में मिड डे मील होता है जो पोषण प्रदान करता है बच्चों को। नेक्स्ट है, मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीकी। मनुष्य के शारीरिक आयामों की बात हो रही है। मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? एंथ्रोपोमीट्री मीटरी, जिसको मानव मितीय बोलते हैं, या क्लिनिकल, जिसको नैदानिक विधि बोलते हैं, या जैव रासायनिक विधि, या आहारी सर्वेक्षण। तो मनुष्य के शरीर के आयाम की बात हो रही है, तो इसमें एंथ्रोपोमीटर के द्वारा शरीर के आयामों को मापा जाता है। इसका राइट आंसर होगा एंथ्रोपोमीटरी। नेक्स्ट है, जिला स्तर पर जिन उपभोक्ता शिकायतों को निपटाया जा सके उसकी राशि कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये पुराना क्वेश्चन है, प्रीवियस 2016 का। तो अब डाटा चेंज हो गया है। अब वर्तमान में जिला स्तर पर 50 लाख रुपए तक की धनराशि, जिला स्तर पर 50 लाख रुपए तक की राशि का निपटारा होता है। इससे ऊपर 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ 2 करोड़ के अंदर तक, ये जिला स्तर पे हो गया। और 50 लाख से ऊपर और 2 करोड़ से अंदर तक राज्य स्तर पर होता है। और जो केंद्र स्तर पे होता है वह 2 करोड़ से ऊपर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 50 लाख। और जो ये जिला स्तर का है, और जो राज्य स्तर का होगा वो 50 लाख से 2 लाख होगा, 2 करोड़, सॉरी, 50 लाख से 2 करोड़। और जो केंद्र स्तर पर होगा वह 2 करोड़ से ऊपर होगा। 93, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था नहीं है धन संबंधी? वित्तीय को धन संबंधी बोलते हैं। बैंक, LIC, या उधार देने वाला, या सहकारी समिति। तो इसमें से जो उधार देने वाला है वह कोई वित्तीय संस्था नहीं है धन संबंधी। बैंक है, बैंक में हम पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं, बैंक ब्याज देता है। LIC भी है, सहकारी समितियां भी हैं, लेकिन उधार देने वाला नहीं होता है। कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उसमें क्या प्रयोग करना चाहिए? उसमें दीवारों पर खड़ी लाइनों का प्रयोग करना चाहिए, या क्षैतिज, जिसको क्षितिज बोलते हैं, या आड़ी रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए, या प्रगामी रंग का प्रयोग करना चाहिए, या लंबे पर्दे का प्रयोग करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा लंबी दीवारों पर खड़ी लाइनें बनानी चाहिए, जिससे दीवारों पर खड़ी लाइनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे घर कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखाई देती है, लंबी। ये लाइन खींचने पर लंबाई में दिखाई दे रहा है। आड़ी रेखाओं का चौड़ाई बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जिस पत्र की
प्रतिलिपियां बनाई जा सके और सूचना और समान सूचना कई व्यक्तियों तक पहुंचाई जा सके, उसे क्या कहते हैं? जिस पत्र की प्रतिलिपियां बनाई जा सके और समान सूचना कई व्यक्तियों तक पहुंचाई जा सके, उसे पंपलेट कहते हैं या लीफलेट कहते हैं या निजी पत्र कहते हैं या सर्कुलर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सर्कुलर। परिपत्र होता है यही। जैसे कोई सूचना देनी हो, एग्जाम्पल के लिए किसी क्लास में छुट्टी की सूचना देनी हो, तो एक एप्लीकेशन बनाया जाता है, वह प्रिंसिपल से अटैच किया करवाया जाता है, फिर हर क्लास में ले जाके उसको उस सूचना को बताया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है कि कल छुट्टी होगी या जो भी सूचना देनी होती है, तो कई व्यक्तियों तक पहुंचाई जा सके, वह सर्कुलर होता है, परिपत्र होता है। 96। संचार प्रक्रिया में संदेश को समझना और ग्रहण करना क्या कहलाता है? जो कम्युनिकेशन होता है उसमें संदेश को समझना और ग्रहण करना क्या कहलाता है? एनकोडिंग, डिकोडिंग या परसीविंग या कन्वेइंग? तो जो संचारक होता है, कम्युनिकेटर, वह सूचना भेजता है, और जो सूचना ग्रहण करने वाला होता है वह संचारक की सूचना को संदेश को समझता है और ग्रहण करता है, तो उसको डी कोडिंग बोलते हैं, डी कोडिंग। और एनकोडिंग संचारक को बोलते हैं जो सूचना भेजता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी कोडिंग। नेक्स्ट है रक्त में कुल कोलेस्ट्रॉल का वांछित, वांछित मतलब होता है सही स्तर। सही स्तर क्या होता है? रक्त में एक नॉर्मल बॉडी के लिए रक्त में कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? सही मात्रा 200, लेस देन 200 माइक्रोग्राम पर डीएल, या 200 से 240 माइक्रोग्राम पर डीएल, या 240 से 300 माइक्रोग्राम पर डीएल, या तो इसका राइट आंसर होगा 200 से 240 माइक्रोग्राम पर डीएल। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा और ये ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा 200 से 240 के बीच में रहना चाहिए रक्त में कुल कोलेस्ट्रॉल का सही स्तर। नेक्स्ट है डैश मधुमेह का रोग विषयक लक्षण है। इस प्रश्न का अर्थ है कि मधुमेह में कौन सा लक्षण दिखाई देता है? मधुमेह रोग में अल्प मूत्रता, जिसको ऑली यूरिया बोलते हैं, तो अल्प मूत्रता नहीं होता है। प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन युक्त मूत्र, यह भी नहीं होता है। हीमेट्यूरिया, रक्त युक्त मूत्र, ये भी नहीं होता है। ये होता है लेकिन ये किडनी की खराबी से होता है, प्रोटीन युक्त यूरिया। जब हमारा किडनी खराब होता है तो वो मूत्र का जो मतलब फिल्ट्रेशन, यूरिन का फिल्ट्रेशन सही से नहीं कर पाता, जिससे प्रोटीन युक्त यूरिया निकलता है। यह वृक किडनी की खराबी किसे होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पॉलीयूरिया, बहुमूत्रता। जब किसी व्यक्ति को मधुमेह होता है तो उसे बार बार यूरिन आती है, बार बार पेशाब आता है। 99। डैश साधन का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारी के चयन में किया जाता है। जब किसी भी क्षेत्र में कर्मचारियों का चयन किया करना होता है विशिष्ट कार्य के लिए, तो कौन सा साधन अपनाते हैं? इस प्रश्न का यही मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में जब कर्मचारियों का चयन करना होता है तो कौन से साधन का उपयोग किया जाता है? कार्य का वर्णन किया जाता है, या कार्य विश्लेषण किया जाता है, या कार्य विनिर्देशन किया जाता है, या कार्य सारणी बनाई जाती है। तो इसमें कर्मचारियों के चयन की बात हो जा रही है, तो इसका राइट आंसर होगा जॉब स्पेसिफिकेशन, कार्य विनिर्देशन, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है खून में फास्टिंग ग्लूकोज की सामान्य सघनता कितनी होती है? खाली पेट, इस प्रश्न का मतलब है कि खाली पेट हमारे बॉडी में, हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ग्लूकोज की मात्रा दो तरीके से नापते हैं, एक खाली पेट
मतलब भोजन करने से पहले और एक खाना खाने के बाद। तो इसमें फास्टिंग ग्लूकोज का स्तर पूछ रहा है। नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज का स्तर पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा, 70 से 110 माइक्रोग्राम पर 100 ml रक्त में होगा ग्लूकोज का स्तर, या 110 से 120 माइक्रोग्राम पर 100 ml में होगा, या 120 से 130 माइक्रोग्राम पर 100 ml में होगा। तो फास्टिंग ग्लूकोज का जो स्तर होता है वह 70 से 110 माइक्रोग्राम के बीच में होना चाहिए प्रति 100 ml ब्लड में। 100 ml ब्लड में 70 से 110 माइक्रोग्राम ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए। तो आज हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कल के क्लास में इस आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स में अगर इसमें जो भी गलती दिखाई दी हो आपको, तो इसे बताएं अपने कमेंट्स के द्वारा। थैंक यू।